अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग बोलेंगे कि तू मोटी हो गई। वो एआई टूल आपकी बॉडी को नहीं समझता। वो आपकी जेनेटिक Yes. हेरिडिटी, आपका कल्चर, क्या आप किस तरह का खाना खाते हो। मेंटल सिम्टम्स में सबसे पहले आता है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग मतलब उसके ब्रेन को पता नहीं चलता है कि कौन से टाइम पे क्या चीजें हो रही है। एक डाइट सबके लिए काम नहीं करेगा। दैट शुड बी कस्टमाइज एज पर योर बॉडी, एज पर योर लाइफस्टाइल, एज पर योर फूड कल्चर। वो जो मेलाटोनिन हार्मोन, जो स्लीप हार्मोन बोला जाता है, रेनबो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हर तरह के अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हमें इंटेक लेना है। वुमेन के लिए मैं बोलूँगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों चीजों पे हमें काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपने एक डाइट बना के दे दिया, मेंटली वो स्थिरता नहीं है तो फिर वो उसका असर नहीं अगर पड़ेगा। वो मेंटली डिस्टर्ब है तो वो चाहे कितना भी डाइट करे उसके लिए काम नहीं होने वाला है। पोस्ट मेनोपॉज फेज, और फिर क्या वर्स्ट की तरफ जा सकते। किसी के भी हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी वाइफ बहुत चिड़चिड़ी हो। अगर मैं बोलूँ कि 40 to 60% डिवोर्स का प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग दिस एज, वो मेनो डिवोर्स करके होता है कि बिकॉज ऑफ मेनोपॉजल हार्मोनल केओस, दिस फेजेस ऑफ एंड्रोपॉज ऑल्सो। अगर आपके हस्बैंड का फेस भी एंड्रोपॉज का चल रहा है तो वाइस वर्सा वाइफ को भी सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज सपोर्ट इज सच अ सिस्टम कि जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो तो लाइफ आपकी अच्छे से पैरेलल चली जाए। जब भी कोई डीएम आते हैं इंस्टा पे तो हस्बैंड के डीएम आते हैं कि मैम मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो किस तरह से हम आपका कंसल्टेशन ले, किस तरह से। लॉट ऑफ वुमेन दे कंसीडर दीज चेंजेस एज ये तो यार एजिंग का पार्ट है। जब भी आपकी बॉडी अफेक्ट होती है तो वो आपका करियर, आपका वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप चारों पे वो इम्पैक्ट करती ही करती है। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। डीएचजे शो के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा एपिसोड है दैट्स स्पेसिफिकली अबाउट वुमेन, अबाउट एजिंग। उम्र के साथ कई चीज़ें बदलती है। जैसे लोग कहते हैं ना यार हम पहले जैसे नहीं रहते, तो ऑफ कोर्स एजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब उसमें क्या होता है, जैसे 30s जब क्रॉस कर देते हैं, लेट 30s या अर्ली 40s, लेट 40s, उसमें बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन होती है, बॉडी में चेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर, इन टर्म्स ऑफ हेयर लॉस, वट एवर इट कुड बी, जैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसी कई चीज़ें होती है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है इट्स नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इट्स ऑल्सो फॉर द हस्बैंड्स, इट्स फॉर द फैमिली, क्योंकि आपको एक सपोर्टिव पिलर बनना है इस चीज़ में। So, for this particular podcast, we have a very special guest. She's Chaitali Khamar. She has more than a decades of experience. She's a dietitian. She's a women's hormones coach and specifically dealing in PCOS, menopause. और ये एक जोश टॉक्स के स्पीकर रहे हैं and she's the author of 2 books. One is specifically 5 pillars of happy menopause and the second book what she has written that is all about hormones. सो एज आई सेड, एजिंग के साथ काफ़ी चीज़ें बदलती है, और अगर आपके घर पे एक तरह का एक बैलेंस हो, एक इक्विलिब्रियम अगर हमें क्रिएट करना है तो सबको साथ मिलके चलना होगा। सो स्पेसिफिकली इफ़ यू आर अ वुमेन, इफ़ यू आर फीलिंग सच चेंजेस, एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि आप इसको सिर्फ एक एजिंग प्रोसेस की तरह अगर काउंट करते हैं एंड यू जस्ट इग्नोर ऑल दीज सिम्टम्स, दैट कुड बी डिजास्ट्रस। तो आपको अगर ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, एंड स्पेसिफिकली इन दीज पर्टिकुलर स्टेजेस पीसीओएस होता है, वेट गेन होता है, हाई फैट हो गया, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। एक खास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दैट चैताली खमर, एज आई मेंशन अबाउट हर, शी हैज़ अ प्रोग्राम and that is look fit, fine and fabulous, and specifically she is dealing in cases of PCOS, PCOD, menopause, जिन औरतों को इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विथ हर। एंड इनके जो भी सेशंस होते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही होते हैं, मतलब मेजॉरिटी 100% दे आर ऑनलाइन। सो या हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और आप बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ। ओके, सो फाइनली वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इन women, जैसे 35 के बाद यूजुअली इस एज फ्रेम में
बॉडी में काफ़ी चेंजेस होने लगते हैं, मूड स्विंग्स, या फिर जैसे इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर, या काफ़ी चीज़ें होती है, ऐसे चेंजेस आते हैं, इसका कारण क्या होता है? बेसिकली बोला जाए आफ्टर 35, लेट 30s ओनली आई कैन से, विमेन की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है. राइट. जनरली स्पेसिफिकली उसकी बॉडी में हार्मोनल केओस ही बोल सकते हैं. अगर शी इज़ नॉट लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल तो हार्मोनल केओस उसकी बॉडी में शुरू हो जाता है, जो उसके इनर एंड आउटर दोनों मेकओवर पे अफेक्ट करता है. एज फॉर एग्जांपल उसका वेट गेन हो जाता है, हेयर इश्यू होने लगते हैं, स्किन पिगमेंटेशन होने लगती है, बेली फैट बढ़ जाता है. अगर हम बोले ये सारे फिजिकल है, पर उसके साथ साथ मेंटल और इमोशनल ये सारे चेंजेस भी देखने को मिलते हैं. तो इसका मतलब मेन कारण, इज इट लाइक एज यू टोल्ड कि ये कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं? यस. क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी बार जैसे आप रिपोर्ट्स वगैरह भी कराओगे तो उसमें वो नॉर्मल भी आ सकता है, वो डिटेक्ट नहीं होगा पूरी तरह से. इज इट लाइक दैट? नो, अगर हम बायोकेमिकल रिपोर्ट्स करवाते हैं स्पेसिफिकली फॉर हार्मोन्स, तो उसमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि कौन सा हार्मोन्स Okay. लैक हो रहा है, कौन सी डेफिशिएंसी हो रहा है. Biochemical report. यस यस 100%. बिकॉज जब भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं फॉर माई कंसल्टेशन तो पहले उनका यही प्रोसेस होता है कि उनका एक बायोकेमिकल रिपोर्ट्स होते हैं, और उसके बाद आई कैन अंडरस्टैंड कि उसकी बॉडी में कौन से हार्मोनल केओस चल रहा है, सो दैट आई कैन गाइड. तो बायोकेमिकल रिपोर्ट से जनरली पता चल जाता है, पर उसके पहले भी ऐसे बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, मेंटल सिम्टम्स होते हैं, कि जो जब वो मुझसे बात करती है तभी आई कैन रिलेट कि या उसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड. पर स्पेसिफिकली बायोकेमिकल रिपोर्ट से बहुत डीपली पता चल जाता है. राइट. और इसमें ऐसे कुछ अर्ली साइंस जो इग्नोर कर देते हैं, जिसको सीरियसली नहीं लेते, ऐसे ऐसे कुछ आपने ऑब्जर्व किया है जिसको ज़्यादातर, जैसे आप इस फील्ड में हैं, coming in touch with so many people, when your existing clients, ऐसे कुछ early signs जो ladies ignore कर देती है, women, they जो certainly ignore? या तो बेसिकली हम तीनों चीज़ों पे बातें करेंगे, जैसे कि फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स और इमोशनल सिम्टम्स. तो सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स जो हमें आँखों से दिखते हैं. एज फॉर एग्जांपल उसका सडन वेट गेन हो जाना. उसको रेगुलर उसका डाइट होता है, रेगुलर लाइफस्टाइल होती है, फिर भी स्पेसिफिकली बेली फैट और थाई फैट्स उसका बढ़ जाना. स्किन थोड़ी डल हो जाना, व्रिंकल्स या पिगमेंटेशन दिखना, हेयर बहुत थीन हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है. ये सारी चीज़ें, उसको बैठे बैठे बहुत गर्मी होने लगती है, जैसे कि हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, मूड स्विंग्स आ सकता है, रात की स्लीप उसकी डिस्टर्ब होती है. ये सारे फिजिकल सिम्टम्स है कि पता चलता है कि उसकी बॉडी में कुछ केओस चल रहा है. नेक्स्ट इज मेंटल सिम्टम्स में सबसे पहले आता है ब्रेन फॉग. ब्रेन फॉग मतलब उसके ब्रेन को पता नहीं चलता है कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ें हो रही है, वो भूल जाती है. एज फॉर एग्जांपल अगर वो किचन से फ्रीज तक जाती है कुछ लेने के लिए, और फ्रीज में जाके फ्रीज ओपन करके वो भूल जाएगी कि मैं क्या लेने आई थी. दीज आर द बेसिक. उसके बाद किसी बच्चों में घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों के नाम वो जल्दी जल्दी भूल जाती है, मेंबर्स के नाम भूल जाती है. फिर सडन उसको याद आ जाता है, ऐसा नहीं कि वो भूल जाती है, पर वो टाइम पे उसको किसी का नाम बोलना होता है तो वो भूल जाती है. एज फॉर एग्जाम्पल कीज़ कहाँ पे रखी है, कोई चीज़ अगर उसने अच्छे से रखी होगी तो भी वो भूल जाती है. इस तरह का थोड़ा बहुत ब्रेन फॉग होता है. नेक्स्ट इज एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस. उसको बार बार क्योंकि ये फेस पे बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण उसके नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में ज़्यादातर आते हैं. उसको लोनलीनेस फील होने लगता है. सडनली उसको ऐसा लगता है कि घर में बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज उसको समझते नहीं है, उसकी कंडीशन को समझते नहीं. एक्चुअली घर वालों को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है कि इसकी बॉडी में ये सारी चीज़ें हो रही है, पर उसको ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे समझते नहीं है. इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बातें होती है. नेक्स्ट इज जब उसका वेट गेन हो जाता है तो फियर ऑफ जजिंग. यस. उसको वो अकेले रहना पसंद करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे बोलेंगे कि
तू मोटी हो गई है या तेरे हेयर अच्छे नहीं रहे, ऐसा ऐसा बेसिकली होता नहीं है। ये यस एक्चुअली एक बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही। कभी कभी कोई मजाक में भी बोल जाता है ना, या उसको हम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट विमेन इन द अर्ली 30 यस सॉरी यस लेट यस 30s, बट मैं कहूँगा कोई जनरली किसी को बोल दो ना आप कि यार तू मोटा हो गया, मोटा लग रहा है, तो सामने वाले ने तो मजाक में कहा है, लेकिन समझने वाले या उसको बहुत सीरियसली और ले सकते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि हमारी इंडियन कल्चर में ये बॉडी शेमिंग का बहुत वो बहुत बड़ा वो होता है। जब भी हम मिलते हैं तो हम किसी को कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते हैं, हम तुरंत उनको बोलने लगते हैं तू तो बहुत मोटी हो गई, तू तो बहुत ये हो गई। पर दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव कि आप बोलते हो पर सामने वालों के दिमाग में, उसकी बॉडी में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, दैट बहुत हर्ट होता है। किसी को भी हम बोलते हैं तू मोटा हो गया, तू मोटी हो गई, दैट इज नॉट एट ऑल। बॉडी शेमिंग ऐसी होनी ही नहीं चाहिए, वो बिकॉज एक्चुअली वो इमोशनली ट्रिगर करेगी उसको अंदर से। टांग खींचते हैं ना दोस्त या यस, कुली, कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, लेवल भी कम हो जाता है। राइट। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए मेंटली। और नेक्स्ट आते हैं हम इमोशनल, यही बात पे उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है वो टाइम पे। उसको ऐसा, जैसे कि मैंने बोला कि फियर ऑफ जजिंग, उसको ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे जज कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी उसको कई बार ऐसा ट्रिगर होता है कि फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारे वो नॉर्मल ही होता है सब कुछ चिट चैट, पर कभी कभार बहुत बड़े लेवल पे ट्रिगर हो जाती है, जिसके कारण उसकी इमोशनल हेल्थ, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ों को वो महसूस करने लगती है। राइट। अच्छा, एक आपने जो, मैं एक छोटा सा पूछना चाहूंगा, जो आपने कहा ना, व्हाट वाज दैट वर्ड, ब्रेन फॉग? या ब्रेन फॉग एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, बिकॉज ड्यूरिंग लेट 30s अगर हम बोले तो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है, जो स्पेसिफिकली वीमेन अपनी ओवरीज में उसका प्रोडक्शन होता है, पर ड्यू टू एजिंग प्रोसेस वो धीरे धीरे बनना कम हो जाता है। और मेनोपॉजल जो फेज आना शुरू हो जाता है, अर्ली मेनोपॉज हम बोल सकते हैं, वो फेज आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो एस्ट्रोजन आज तक हमारी बॉडी में सारे कमांड्स को, सारी बॉडी के फंक्शंस को अच्छे से हैंडल कर रहा था, वो हार्मोन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, जिसके कारण ब्रेन में जो कमांड बॉडी को मिलना चाहिए वो एग्जैक्टली टाइम पे टाइम नहीं मिलता है, जिसके कारण उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। जैसे कि मैंने वो किचन वाला एग्जांपल दिया, फ्रीज में जाके वो भूल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके साथ साथ जब स्लीप डिस्टर्ब होती है, जब कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादातर ब्रेन बेसिकली काम करना नहीं बोल सकते हम, बेसिकली वो थोड़ा फंक्शनल उसका कम हो जाता है, जिससे उसकी याददाश्त में प्रॉब्लम होती है और वो ब्रेन फॉग बोला जाता है। मैं ना थोड़ा इन, जैसे आपने 2-3 वर्ड्स कहे अभी, मैं चाहूंगा इसको हम थोड़ा और बेसिक लेवल पे अगर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वर्ड का इस्तेमाल किया मेनोपॉज, यस और साथ में कोर्टिसोल। यस ये दो चीज़ों को अगर आप और थोड़ा एलैबोरेट कर सकती है, क्योंकि जो इसको, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर अवेयर अबाउट दिस, बट जिनके लिए ये टर्म्स बहुत ही नए हैं, वो उन चीज़ को समझ पाए। जैसे कि हम बोले कि मेनोपॉज बहुत टैबू टॉपिक है आजकल, पर काफ़ी कुछ अभी हमें सोशल मीडिया से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जाता अब है। मिलने लगी है। फॉर अ लेमैन, यस यस यस। तो बेसिकली मेनोपॉज के 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 होता है पेरीमेनोपॉज, नंबर 2 होता है मेनोपॉज इटसेल्फ, एंड नंबर 3 होता है पोस्ट मेनोपॉज। अब पेरीमेनोपॉज उसको क्या बोलते हैं कि मेनोपॉज के पहले वाला, जैसे कि 3, 4, 5 साल पहले उसको छोटे छोटे सिम्टम्स बनना शुरू हो जाएंगे उसकी बॉडी में, कोई भी वीमेन हो, वो चाहे 30s के बाद हो, 35 के बाद हो, या 40 में, डिपेंड्स ऑन हर एज, ऑन हर मम्मा या नानी की जो हिस्ट्री होती है उसके, हेरिडिटी, और लाइफस्टाइल, बेसिकली डाइट एंड लाइफस्टाइल ऑल्सो। क्योंकि पहले हम लोग इतना अर्ली मेनोपॉज नहीं होता था, पर बिकॉज ऑफ टुडेज स्ट्रेस्ड आउट, टुडेज डाइट, टुडेज लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें वी कैन से कि वो थोड़ा जल्दी हमें दिखने लगते हैं। तो बेसिकली ये पेरीमेनोपॉज का स्टेज में क्या होता है, उसके पीरियड सबसे पहले इरेगुलर होने लगते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। धीरे धीरे उसके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। यहाँ पे पीरियड्स बंद नहीं होते हैं, 2-3 महीना आएंगे,
2-3 महीना स्किप हो जाएंगे, फिर से 2-3 महीना इरेगुलरिटी आएंगे, होती है या शुरुआत में। सो शी कैन अनप्रिडिक्टेबल पीरियड साइकिल उसकी हो जाती है। साथ साथ में जैसे कि मैंने बोला, बेसिकली बेली फैट उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, थाई फैट उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, हॉट फ्लैशेस जैसे कि अंदर से बहुत सारा एकदम से गर्मी होने लगती है, स्पेसिफिकली ऑन नेक एरिया, ऑन इस तरह के होते हैं, एक्ने होने लगते हैं, रात को स्लीप उसकी डिस्टर्ब होती है, बार बार उसकी आंखें खुल जाती है, उसको नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग होने लगता है, नहीं सोचनी है वो बातें भी सोचने लगती मूड है, स्विंग्स भी होते हैं साथ में। मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड्स ऑन, और हर एक वुमन की अलग अलग हिस्ट्री होती है। तो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स। ऐसा नहीं कि हर एक वुमन को ये सारी चीज़ें होगी ही होगी, किसी को नहीं होगी, किसी को ज़्यादा होगी, Case किसी to को case कम depend होगी। करता है। यस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन एवरी वुमन। उसके बाद आता है मेनोपॉजल फेज। मेनोपॉजल फेज में 12 महीने तक हमारे पीरियड्स बंद टोटली हो चुके होते हैं, वो फेज को हम मेनोपॉज बोलते हैं। राइट, मेनोपॉज मतलब जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो पॉज हो गई, दैट इज द मेनोपॉज। ओके। या उसमें सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन फॉग हो सकता है, हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं, तुरंत एसी के सामने भी अगर आप बैठे हो तो भी तुरंत गर्मी लगने लगती है। ऐसा कहीं रात को जिस हॉट फ्लैशेस के कारण बार बार आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। बोला जाता है मूड स्विंग्स, मूड बार बार चिड़चिड़ापन, अंदर से एक तरह की चिड़चिड़ापन होने लगती है वुमन को। वो चाहे उसके शिकार बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है, और कोई नहीं तो मेड भी हो सकती है। सडन आउटबर्स्ट हो जाता है। या वो सडन आउटबर्स्ट हो जाता है, और उसके बाद उसको रिग्रेट भी होता है कि आई वॉज नॉट, मुझे ये रिएक्ट नहीं करना था, फिर भी वो रिएक्ट हो जाता है। ऑफिस में भी छोटी छोटी बातों पे कलीग के साथ, बॉस के साथ थोड़ी झगड़ा ऐसा वगैरह हो होता जाता है, बिकॉज शी इज उसके मूड स्विंग्स कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसको बहुत चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होती है, पैल्पिटेशन ज़्यादा होता है। अगर बच्चे कहीं बाहर गए हैं, लेट आते हैं, तो फिर उनको ऐसा फील होता है, और नेगेटिव थॉट्स ही उनको बार बार आएगा कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, जिसके कारण एंजाइटी बढ़ जाती है, राइट। बार बार पैल्पिटेशन बढ़ जाते हैं। तो ये दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, जो हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग मेनोपॉज ये होता है। क्रेविंग्स ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई स्पेसिफिक फूड, किसी को फूड बहुत मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, किसी को बहुत चटपटा, सॉल्टी, ऐसा कुछ खाने की क्रेविंग्स होती है। Right. तो ये सारी चीज़ों को हम बोल सकते हैं दीज आर द फेज ऑफ प्रॉपर मेनोपॉज। और उसके बाद आता है पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज जब हमने पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज पे अटके नहीं है, हमने अपना डाइट, लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ को अभी चेंज नहीं किया है, तो सिम्टम्स आर गोइंग टू बी सीवियर। और उसके साथ साथ जब बॉडी में बहुत सारा हार्मोन्स के डेफिशिएंसी होती है, क्रैश डाइट अगर हम करते हैं, ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग मेनोपॉज हम करते हैं, तो उसका इफेक्ट पोस्ट मेनोपॉज में ज़्यादातर आता है। सॉरी इंटरप्ट, क्रैश डाइट आपने कहा, मतलब खाना बिल्कुल ये होता है ना कि जैसे इसको मैं सही अगर वर्ड्स में कहूँ कि खाना बंद कर दिया एक हिसाब से, या कम कर दिया, तो ये मैंने कई बार आई हैव ऑफन हर्ड पीपल सेइंग इन सच काइंड ऑफ डिस्कशंस दैट ईट राइट rather than eating less. ये सही होना चाहिए ना, ये अप्रोच होना चाहिए। Yes, 100%, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन की हमें कमी नहीं है। लोग सोशल मीडिया पे, गूगल पे, एआई से सब जगह से इतनी भर भर के इंफॉर्मेशन है, डाइट प्लान्स भी है, सारी चीज़ें। बट स्पेसिफिकली एज अ डाइटिशियन मैं ऐसा बोलूँगी कि डाइट शुड बी एज पर योर एज, एज पर योर लाइफस्टाइल, एज पर योर कल्चरल फूड, बिकॉज ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत काम करते हैं जब आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। डाइट मीन्स नॉट ईटिंग लेस। आजकल सो कॉल्ड फैशन हो गई है ग्लूटेन फ्री डाइट, लैक्टोज इंटॉलरेंस डाइट, बट दीज आर मेडिकली, उसके पीछे एक रीज़न है। जब आपको सेलेक्ट डिजीज होती है तब आपके लिए ग्लूटेन इंटॉलरेंस आपकी बॉडी होती है, और तब आपको ग्लूटेन फ्री डाइट आपको फॉलो करना है। कीटो डाइट भी एक मेडिकली, उसके पीछे एक रीज़न है कि जब पेशेंट रिकवरी फेज में होता है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है, जिससे उसके बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाए। इसके कारण उसको प्रोटीन रिच डाइट बोला जाता है।
ऐसे ही लैक्टोज इंटॉलरेंस, कहीं पे भी हम बोले मैंने रोटी खाना बंद कर दी है, मैंने दूध पीना बंद कर दिया है, ये नहीं होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर आपकी बॉडी मिल्क को लैक्टोज के फॉर्म में टॉलरेंट नहीं कर रही है, देन यू शुड अवॉइड दैट। ऐसा नहीं है कि मेरी फ्रेंड ने वो कर दिया तो मुझे भी वो करना ये है। एक बहुत एक Yes. तो ये हो गया, प्लस जो हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये हो गया, और साथ में अच्छा उसने किया तो मैं भी कर लेती हूँ। Yes. ये आई थिंक, एंड प्लस आस्किंग सम एआई, रैंडम एआई टूल, ठीक है बहुत सारे एआई टूल्स हैं, एंड आई नो बिकॉज वो एआई टूल आपकी बॉडी को नहीं समझता वो है। वो आपकी जेनेटिक Yes. हेरिडिटी, आपका कल्चर, क्या आप किस तरह का खाना खाते हो। Yes. अब अगर आप सपोज यू आर फ्रॉम culturally, maybe you are Yeah. from a Christian family, Hindu family, अब हो सकता है you know Muslim और all types of religions, Yes, अब yes. आपके डाइट हो सकता है अलग अलग होंगे। बिकॉज जब भी मेरे कंसल्टेशन के लिए जब भी कोई आता है तो 45 मिनट्स पे उसकी सिर्फ हैबिट्स पे मैं बात करती हूँ कि क्या उसकी फूड हैबिट्स होती है, ताकि मुझे पता चले कि किस तरह से उसका मुझे डाइट कस्टमाइज करना है। बिकॉज डाइट इज नॉट जस्ट रैंडम, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। डाइट शुड बी कस्टमाइज। जैसे कि एक साइज का कपड़े सबको फिट नहीं होते हैं, राइट, उसी तरह से एक डाइट सबके लिए काम नहीं करेगा। दैट शुड बी कस्टमाइज एज पर योर बॉडी, एज पर योर लाइफस्टाइल, एज पर योर फूड कल्चर, एज पर योर एनवायरमेंट। सब जगह वो बहुत मैटर करता आई है। कैन कम्प्लीटली कोरिलेट, बिकॉज जैसे मुझे काफी बार यू नो इन माई पर्टिकुलर प्रोफेशन, जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस वॉइस क्लैरिटी, या कुछ लोग कहते हैं बहुत शहद लो, शहद के साथ मिक्स करके या हल्दी लो, बट एक्चुअली में होता है कि कुछ लोगों को हल्दी गर्म भी पड़ती है, Yeah, शहद सूट 100%. नहीं करेगा। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आई कैन टोटली कोरिलेट विद दिस। एंड कमिंग बैक टू दिस, यस, एज यू राइटली सेड कि लोगों को यू नो देखकर कंपैरिजन करके, या फिर किसी के सामने कोई केस स्टडी के उनके लिए वर्क Yes. किया, इट माइट नॉट वर्क फॉर देम। बिकॉज दो वुमेन की बॉडी भी एक तरह की नहीं होती, दो सिस्टर्स की भी एक तरह की बॉडी नहीं होती है। बहुत सारा डिफरेंस होता है, और जो उसके लिए काम हुआ वो हमारे लिए काम होगा ऐसा नहीं जरूरी होता नहीं है। राइट Yes. राइट राइट ओके, सो अगेन कमिंग ऑन द पोस्ट मेनोपॉज फेज, और फिर क्या वर्स्ट की तरफ जा सकता है? या सो जब मैंने बोला कि जब क्रैश डाइट होता है, जब आपने अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं किया है, इतने सारे सिम्टम्स होने के बाद भी, बिकॉज ये फेज पे वुमन को क्या होता है कि जो भी सिम्टम्स वो फेस कर रही है कम हो जाएंगे, वो कोई एक्शन नहीं लेती है, जिसके कारण आगे जाके डायबिटीज, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, ये सारे बड़े बड़े जो हम बोल सकते हैं कि बड़े बड़े डिजीज डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज वीकनिंग ऑफ द बोन, वो बहुत कॉमन है आफ्टर 40s। अगर आप वुमन की रिपोर्ट्स करवाओ तो कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ों का उसमें डेफिशिएंसी होगा ही होगा। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस भी वही है कि वीकनिंग ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियां कमजोर हो गई, या उसमें पोरोसिस हो जाएंगे, बिकॉज उसके फ्रैक्चर्स भी ज़्यादा हो गए। अगर वो कहीं पे छोटा सा स्टेप वो मिस आउट करेगी फिर भी उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाते हैं। मतलब ऐसी छोटी छोटी बोन हेल्थ उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती, बोन Right. डेंसिटी जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। बिकॉज ये सारी चीज़ें जब उसने हेल्दी खाना खाना था तब उसने क्रैश डाइट किया। वेट लॉस करने के लिए आगे पीछे का जो भी मतलब ऐसा खाया नहीं खाया, स्किप किया, ये किया वो किया। और जब आप, और ड्यूरिंग मेनोपॉज एक बहुत चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ डाइटिशियन मैं बोलूँगी कि बैलेंस डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो टाइम पे। ऐसा नहीं कि मैं ये स्किप करूँ वो स्किप करूँ, हर एक न्यूट्रिएंट चाहिए, बट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड एंड टाइमिंग ऑफ द फूड यू आर ईटिंग, दैट मैटर्स अ लॉट। फर्दर मुझे बस यही बात बोलनी है कि एक के लिए जो डाइट काम करता है वो दूसरे के लिए नहीं करता है, बिकॉज सब कुछ हमारी बॉडी में जीन्स सब कुछ चेंज होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको फ्रेंड को जो फॉलो कर रही है वही डाइट आपके लिए भी काम करेगा। मतलब इट शुड बी कस्टमाइज एज पर योर नीड्स, एज पर योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और मैं चीज़ में मानता भी हूँ कि इन सब के चलते हुए आई थिंक सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि हम जब कनेक्टेड होते हैं तो जो होता है ना, जैसे एक
कंपैरिजन, फोमो, ये तो हो ही जाता है, स्पेशली इन वुमेन, यू नो, कि कोई 50-55 की उम्र में बहुत यंग भी लग सकता है, और यस ऑफ कोर्स यस अब उनका ठीक है, उनका डाइट, उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है, बट वो फिर एक कंपैरिजन मोड भी नेचुरली आ जाता है. व्हाट यू से? यस 100% आई अग्री विथ यू। और वो स्पेसिफिकली मिड एज वुमन को बहुत आजकल, जैसे कि हम बोले ना थी कि रेस लगी है, जैसे कि सबको यंग दिखना है, सबको ये करना है, सबको वो करना है, पर उसके पीछे अगर हम एज फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, मलाइका अरोरा का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो वो अपनी बॉडी को किस तरह से एक्सरसाइज करती है, किस तरह से ट्रेन करती है, किस तरह से उसका डाइट है, और उसका डेडिकेशंस भी हमें देखना चाहिए, सिर्फ बाहरी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। शी इज़ डेडिकेटेड टू हर बॉडी, शी इज़ डेडिकेटेड टू हर लाइफस्टाइल, शी Yeah, इज़ when डेडिकेटेड yoga. टू हर रूटीन। Yes, yes. तो सिर्फ हमें दो साइड होते हैं किसी भी चीज के, एक अच्छी साइड और एक बुरी साइड। तो अगर हम सिर्फ उसको देख के कंपेयर करके हमारा सेल्फ एस्टीम लो करते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। पर अगर हम दूसरी साइड भी देखें कि हाउ शी इज डेडिकेटेड टू हर हेल्दी ईटिंग, हाउ शी इज डेडिकेटेड टू हर वर्क, हाउ शी इज डेडिकेटेड टू हर लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज, अगर हम वो चीजें भी उसमें से निकालें, तो फिर हमें फोमो जैसा कुछ नहीं होगा, और उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर हम सही तरह से उसको ले तो। राइट राइट, इवन जस्ट यू मेंशन अबाउट मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी, या अब श्योर, इनका मतलब यस इनका जो लाइफस्टाइल है, और यहाँ पे होता है ना, हमें कितनी चीजें, अगर इस स्टेज पे जो ये लोग कर रहे हैं, मतलब इन 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 शॉर्ट टॉकिंग अबाउट द फिटनेस, अबाउट दिस पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, व्हाटएवर, यस, कितनी चीजें गिव अप करनी होती है या आपको अपने 100%। डाइट में. और एक डेडिकेशन हमें चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कुछ चीजें, अगर हम सिम्टम्स को ही इग्नोर कर रहे हैं ये फेस पे, उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर आगे तो किस तरह से जाएंगे? राइट राइट, तो नहीं, आपने ऐसा कहा कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन, काफी या चीजें इसके लिए चाहिए होती है. 100% दैट इज नीडेड। राइट राइट. सो फर्दर कमिंग ऑन दिस कि हाँ, जैसे आपने कहा कि पोस्ट मेनोपॉज में फैट वगैरह बढ़ना, and there are further, I would like to discuss about these, not just about specifically about post menopause, but specifically PCOS, PCOD. मैं चाहता था इस बारे में हम जरूर डिस्कस करें. यस, और स्टार्टिंग विद दिस, होता क्या है, व्हाट आर द फुल फॉर्म, अगर फॉर एनी लेमैन टू अंडरस्टैंड, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसके अर्ली साइंस इग्नोर कर देते हैं? या वो भी पीसीओडी, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर या डिजीज उसको बोलते हैं, और पीसीओएस, दैट इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी इज अ थोड़ा लो लेवल पे, जब भी आपके हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव एज पे ये होता है वुमेन में। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि फेस पे ज़्यादा एक्नी होना, बैक पे बहुत ज़्यादा एक्नी होते हैं, यहाँ पे चीन पे आपको हेयर ग्रोथ दिखने लगेंगे, जैसे कि वो बियर्ड आती है, इस तरह के हार्ड हेयर आपको दिखने लगेंगे, मुस्टैच पे, ये अपर लिप्स पे आपको दिखेंगे, हेयर थिनिंग सेम प्रॉब्लम, बेली फैट आपका बढ़ने लगेगा, आपके फर्टिलिटी के टाइम पे अगर आपको बच्चा कंसीव करना होता है, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। और वैसे बहुत सारे हार्मोनल केओस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ टुडेज लाइफस्टाइल और टुडेज डाइट, और ज़्यादातर स्लीप, क्योंकि यंगस्टर रिप्रोडक्टिव एज वाले बिफोर 30s के होते हैं, और बिफोर 30s में अगर हम देखें तो ये यंग गर्ल्स को बहुत अभी हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स। पीसीओडी और पीसीओएस, आजकल की हम यंगस्टर को बोले कि आउट ऑफ 10 5 वुमेन को ये प्रॉब्लम, वुमेन को नहीं, यंग गर्ल्स को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, और दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ हर डाइट एंड लाइफस्टाइल। रात को लेट नाइट तक मूवी या ये सारी चीज़ें करना, फोन स्क्रोलिंग करना, हाँ, ये डिजिटल एडिक्शन जो है, वो भी एक डिजिटल बहुत- एडिक्शन, डाइट बिल्कुल जंक पे वो लोग डिपेंड है, सो कॉल्ड फैशन, लेट नाइट तक पार्टीज करना, ये सारी चीज़ों के कारण आज पीसीओएस और पीसीओडी के बहुत केसेस आपको सुनने को मिलेंगे। मुझे लगता है थोड़ा ठीक है, अपना जैसे एक लाइफस्टाइल, पार्टी, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट मुझे Yes. लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ये डिजिटल डिवाइस का एडिक्शन है, और अभी जो एट फिंगर टिप्स जो हमें ये अवेलेबल है रिसोर्सेज, विद जस्ट अ क्लिक, हमें अब जैसे होता है ना ऑर्डरिंग फूड, या बहुत इजीली एक्सेसिबल है. अभी तो ये सर्विसेज आ गई कि 10 मिनट में खाना आप तक Yes. पहुंच जाएगा. और बहुत सारी चीज़ें इजी एक्सेस हो गया है, इसीलिए जो हमारे लिए
हेल्पफुल होता है वही हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन भी होता है। आजकल अगर हम देखें तो रात को अगर एज फॉर एग्जाम्पल रात को हमें 10 o'clock 10 to 11 के आसपास हमें सो ही जाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी रिपेयर हो सके। पूरी रात हमारी बॉडी रिपेयर होगी तो मॉर्निंग में हमें फिर से एनर्जेटिक और फ्रेशनेस फील होगी। पर आजकल तो हम देखते हैं कि स्क्रोलिंग ऑफ द फोन रात को 12 बजे 1 बजे, जब तक आप वो स्क्रीन के सामने हो तब तक आपके वो जो मेलाटोनिन हार्मोन जो स्लीप हार्मोन बोला जाता है वो आपके होगा ही नहीं प्रोड्यूस, क्योंकि उसको लगेगा कि अभी तो वो जग रहे हैं, ताकि इसी कारण उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी। साथ साथ में दूसरे दिन अगर आप पूरी रात नहीं अच्छे से सोए हो तो दूसरे दिन आपको क्रेविंग्स होगी, स्पेसिफिकली चटपटा खाने की, फूड ऐसा कुछ क्रेविंग्स, जो चीज़ नहीं हेल्दी है वो ही खाने की आपको क्रेविंग्स होगी। और साथ साथ में फटीग, लो एनर्जी, लिथार्जी, ये सारी चीज़ों को भी आप फील करोगे। तो मतलब ये पूरी साइकिल ही है, ऐसा नहीं है कि इसके कारण ये नहीं कर रहे हो। अगर आप रात को लेट नाइट सो रहे हो तो दूसरे दिन आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो आपको बेली फैट बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल और स्ट्रेस आपके बॉडी में बढ़ने वाला है, जिसके कारण आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए। क्योंकि ड्यूरिंग पीसीओएस और पीसीओडी छोटे छोटे सिस्ट हमारी ओवरीज में बनने शुरू हो जाता है, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है जो मेल हार्मोन बोला जाता है, और जिसके कारण आपको ये सारे सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। दूसरा एक और ये भी है कि अभी जैसे आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट इट बट एक कल्चर भी बन गया है। जैसे काफ़ी बार होता है कि गर्ल्स वुमेन दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द पेरेंट्स। आई एम नॉट लाइक, मतलब होता है ना जैसे शादी से पहले में भी Yes, ठीक है yes. होता है, जॉब करने गए हो तो ऑफ कोर्स यू माइट बी यू हैव टू मूव टू सम अदर सिटी, तो आपके प्रेजेंस में आप पेरेंट्स के साथ आप नहीं रह रहे हो। यस यस काफ़ी बार ऐसा होता है पेरेंट्स आपको थोड़ा गाइड करते हैं, और वो भी तो एक फैक्टर छोटा हो सकता है। या 100%, क्योंकि जब आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आपकी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ Discipline होती है। और अगर आप अकेले रहते हो तो अपने आप पे राजा बन जाते हो, किंग हो जाते हो, तो जो भी आपको करना है वो करने लगते हो। पर हैबिट्स के कारण ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट कर रही है, तो वो आपको सोचना एंड द पड़ेगा। अदर वे अराउंड आफ्टर मैरिज, बिकॉज अभी आपके पीरियड सिर्फ इरेगुलर हो रहे हैं, पर जब आप एक एज आएगी, रिप्रोडक्टिव एज, जब आपको बच्चा कंसीव करना होगा, तभी ये सारे कॉन्सेप्ट या ये सारे सिम्टम्स आपको वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस तो करेंगे, इम्पैक्ट करने ही वाला है। तो फर्टिलिटी फिर उस पर इम्पैक्ट करता है। मतलब टीन एज से अगर हम बोले तो लेट थर्टीज तो नहीं, 30s तक बोले तो ज़्यादातर वुमन को पीसीओएस और पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, और वो टोटली हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही होता है। एंड वन मोर थिंग, लाइक इफ अ गर्ल वुमन मैरिड है तो उसके बाद भी क्या होता है कि शी माइट नॉट बी स्टेइंग विद हर इन लॉस। या काफ़ी बार ऐसे न्यूक्लियर फैमिलीज है, बिकॉज हस्बैंड की जॉब हो सकती है, दे आर लिविंग इन सम अदर सिटी और अदर प्लेस, या सेम सिटी में भी अलग जगह पे रह रहे हैं, तो ठीक है। न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट वैसे अभी इस तरह से, अब उसमें भी गाइडेंस नहीं रहती। या अपनी मर्जी, आज आपने कहा कि अपनी मर्जी के मालिक हैं, उसका भी इम्पैक्ट हो रहा है उन सब चीज़ों में। 100%। राइट। सो लाइफस्टाइल, और आपने कई ऐसी चीज़ों का जिक्र किया, लाइफस्टाइल हो गई, हैबिट्स हो गई, स्लीप प्रॉपर नहीं है, Yes. और बाकी जो हार्मोनल चेंजेस जो होने हैं वो तो होने ही हैं, और प्लस उसको इग्नोर भी किया जा रहा है। Yes. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एंड टेकिंग अ डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, किसी को देख के कर लिया, एआई से पूछ लिया, सोशल मीडिया को रेफर कर लिया, व्हाट्सएप इज अनदर सोर्स। अब ये सब तो हमने बात की प्रॉब्लम्स की, यू स्पेसिफिकली स्पोक अबाउट पीसीओएस, पीसीओडी, मेनोपॉज की आपने बात की। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब इसको आप उम्र को तो नहीं रोक सकते, एजिंग को कोई रोक नहीं सकता, इसका इलाज क्या है? मतलब थ्रू योर लाइफस्टाइल चेंजेस, थ्रू योर फूड हैबिट्स। स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो कोई भी डिसऑर्डर आपकी बॉडी में तभी होता है जब आपके डाइट और लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई होती है। बिगड़ी हुई होती है मतलब आउट ऑफ ट्रैक होती है। अगर हम उसके सिम्टम्स पे महसूस करने लगे तभी हम अपने आप को कंट्रोल करने लगे, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे रैंडम हमारी बॉडी में नहीं होती है, वो पहले कुछ सिग्नल्स देती है, कुछ सिम्टम्स हमें दिखाती है,
तब हमें वो चीज़ें, कुछ भी डिजीज डिसऑर्डर हमारी बॉडी में आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा डाइट हेल्दी होना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग कि एवरीडे आप घर का खाना खाओ, मतलब जो सो कॉल्ड अभी ये पॉसिबल ही नहीं है, जो इतनी फास्ट हमारी लाइफस्टाइल है कि ये पॉसिबल नहीं है। पर एटलीस्ट यू कैन ट्राई कि वीक में 5 डेज आप हेल्दी खाना शुरू करो। 2 डेज सैटरडे संडे इज ऑप्शनल कि चलो आप पार्टीज करो, कुछ भी करो, Junk पर food. एटलीस्ट यस 5 डेज आप घर का खाना शुरू करो खाना। और खाना उस तरह का होना चाहिए जो एज पर योर कल्चर, क्योंकि अगर आप सो कॉल्ड फैंसी डाइट फॉलो करना शुरू करोगे तो वो आपके कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे। जो सस्टेनेबल वेट लॉस आप चाहते हो वो भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज जब भी, एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गुजराती हूँ तो मुझे रोटी सब्जी दाल राइस मुझे चाहिए ही चाहिए, बिकॉज दैट इज़ माई स्टेपल फूड। अगर मैं वो नहीं खाती हूँ, उसकी बजाय मैं कोई महाराष्ट्रियन डाइट फॉलो करने लगती हूँ या फिर कोई फैंसी डाइट सो कॉल्ड फॉलो करने लगती हूँ, तो फिर मेरे में वो मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाऊँगी। 10 दिन कर पाऊँगी, 15 दिन करूँगी मैक्स टू मैक्स, उसके बाद आई विल कम टू माई रूटीन। तो हमेशा अगर आपको सस्टेनेबल हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो डाइट एज पर योर, जो आपके घर में पकता है वो ही आपका डाइट फूड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सो कॉल प्रोविजन स्टोर से कॉस्टली चीज़ें मंगवाओ, आवाकाडो मंगाओ। ये हमारी इंडिया में इतने अवेलेबल नहीं है, तो फिर आवाकाडो की जगह हम कोई गुड ऑप्शन जो जिसमें गुड फैट होता है, एज फॉर एग्जांपल कोकोनट या ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें वही बेरीज की जगह, अगर हम ब्लूबेरीज इतने कॉस्टली है तो उसकी जगह हमारे इंडिया के जामुन, बेर, ये सारी चीज़ें भी बेरीज ही है, तो उसको हम ले सकते हैं। गूसबेरी कितना मतलब बेनिफिशियल है। तो ऐसा नहीं है कि सो कॉल्ड फैंसी फूड, कॉस्टली फूड से ही हमें डाइट करना है। डाइट हमारे घर के खाने से ही करना है, क्योंकि आज तक हमारे नानी दादी ये सारी चीज़ें वो खाते आए हैं। नो डाउट उनकी लाइफस्टाइल कुछ अलग थी, पर वो फूड हमारा स्टेपल फूड है। अगर हम वो फूड खा के ही अपने, क्योंकि जो भी चीज़ें आप करोगे कितने टाइम तक फॉलो करोगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोल रहे हो कि वेट लॉस के लिए मैं रोटी खाना बंद कर दिया, कब तक आप रोटी खाना? पूरी जिंदगी तो ऐसी नहीं जाएगी कि आप रोटी नहीं खाओगे। अभी आप खा रहे हो, वेट लॉस हो रहा है, पर उसके बाद जब आप खाओगे तो उसका फिर से वेट गेन नहीं हो जाएगा, बाउंस बैक करेगा ना। यस 100%। तो छोटे छोटे स्टेप्स लो, ऐसे सीवियर स्टेप मत करो कि आपकी बॉडी बिल्कुल शॉक में चली जाए और फिर आप वो चीज़ें कंटिन्यू ही ना कर सको। छोटे छोटे स्टेप्स लो, खाना अपने घर के हिसाब से खाओ, थोड़ा बहुत हेल्दी खाना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि हर बार हेल्दी हेल्दी हेल्दी, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। मैं भी कहती हूँ कि आज के जो हमारा सिनारियो और जितनी फास्ट लाइफस्टाइल है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पर एटलीस्ट ट्राई कुछ ऐसा घर पे ही 1 मील बनाओ ताकि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपके हो। एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ग्रेन्स, अगर आपको गेहूं या ये सारी चीज़ों से ऐसा है तो कुछ मिक्स मैच करो, जैसे कि बाजरा ले आओ, कुछ मिलेट्स, अभी तो कितने सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये सारे मिक्स मैच करके भी हम अपना फूड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिससे हमारी सटाइटी वैल्यू रहेगी। अगर आपकी सटाइटी वैल्यू अच्छे से रहेगी तो भी आप डाइट फॉलो कर पाओगे, वरना फिर आपको ऐसा लगेगा कि खाना नहीं खाया और फिर जब भी खाना मिलेगा तो ढेर सारा खा लिया। आप टूट पड़ोगे उस पे। अभी बहुत मैंने एक साइकिल देखी है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ, लंच स्किप करती हूँ, डायरेक्टली मैं डिनर खाती हूँ, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज दैट इज़ अफेक्टिंग योर मेटाबॉलिज्म। उसके साथ अगर आपको करना ही है तो ब्रेकफास्ट जो क्वांटिटी आप खा रहे हो उससे थोड़ी कम करो, लंच जो खा रहे हो उसकी की क्वांटिटी थोड़ी कम करो, और डिनर थोड़ा लाइट ले लो और थोड़ा अर्ली ले लो, ताकि सब कुछ मैनेज हो। बिकॉज बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए वो चाहिए। अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो आपको डेफिशिएंसी या कोई डिजीज डिसऑर्डर के फॉर्म में आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगेगी। दैट मीन्स कि बैलेंस डाइट इज़ अ वेरी वेरी नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी, सब कुछ खानी है। रेनबो फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हर तरह के अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हमें इंटेक लेना है। ऐसा नहीं है कि कॉस्टली फ्रूट्स ही हमारे लिए काम करेगा। जो लोकल मार्केट में मिलते हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, बिकॉज उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन के कारण न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि
एक्सपोर्टेड फ्रूट्स ही ये सारी चीज़ें हमारे लिए काम करेगी। हमारे लोकल फ्रूट्स, लोकल ग्रोसरी में जो मिलता है वो सारी चीज़ें हमारे लिए वही बेनिफिशियल Right. रहेगी। राइट नेक्स्ट इज माइंडफुलनेस। जब भी खाना खाओ तो एक नेगेटिव एनर्जी के साथ मत खाओ। अगर स्वीट भी खाते हो तो दैट ऐसा नेगेटिव एनर्जी के साथ मत खाओ कि ये स्वीट मैं खाऊंगी तो उसके इससे साथ इतनी calories gain मेरी होंगी। कैलोरीज बढ़ जाएगी या मेरा, तो इससे आपकी बॉडी फिर से शॉक में चली जाएगी, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और वो आपकी बॉडी में फैट देगा ही देगा। पर उसको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ खाओ कि नो वरीज, मैं थोड़ी क्वांटिटी, और ऐसा भी नहीं कि भर भर के खाना है, सब कुछ क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी और प्रॉपर टाइमिंग पे खाओ तो दैट इज मोर एसेंशियल। वन मोर थिंग, जैसे आप सपोज करो कैलोरीज गेन कर ली, जैसे अभी होता है ना, हम जैसे कॉन्शियस हो जाते हैं खाते समय। सबसे इजी एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज की भी बात करना चाहूंगा, जैसे Yes, चलो yes. डाइट की आपने या बात की, 100%। ऐसी कौन सी इजी एक्सरसाइज जो मतलब कर लेनी चाहिए? कभी कभी क्या होता है ना, जैसे लोग कहते हैं कि यार जिम में जाना है, बट जिम में जाना इट्स अनदर हरक्यूलियन टास्क। यस कुछ यस। लोग तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लेते हैं कि अगले साल में ये करूंगा करूंगी, जो कभी होता नहीं है, ठीक नहीं है। है। तो इसमें सबसे अर्ली चीज क्या हो सकती है कि मतलब कि कैन आई कॉल इट लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब एज पर योर पर्टिकुलर। यस, क्योंकि कोई चीज नहीं करते हो तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग फॉर 15 to 30 मिनट्स। अगर आपको ज़्यादा लेग पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, तो एटलीस्ट 1 घंटे में 5 मिनट्स वॉक करो, दूसरे घंटे में 5 मिनट्स वॉक करो। इस तरह से शुरू कर सकते हो। बाद में धीरे धीरे जब आपकी बॉडी कंफर्टेबल जोन में आ जाए तो यू कैन इंक्रीज कोई भी एक्सरसाइज, एज फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, कोई भी चीज़ जो आप एंजॉय कर सकते हो, जो लॉन्ग टाइम पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें यही करनी है, जो आपको कंफर्टेबल है। आपको वॉकिंग करना अच्छा लगता है तो यू कैन स्टार्ट, पहले 30 मिनट्स का वॉक करो, उसके बाद थोड़ा और बढ़ाओ। अगर आपको साइकिलिंग करनी अच्छी लगती है, स्विमिंग करनी अच्छी लगती है, तो धीरे धीरे इंटेंसिटी उसकी बढ़ा सकते हो। और एटलीस्ट वुमेन के लिए मैं बोलूँगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। स्ट्रेंथ से हमारी बॉडी, जो मैंने अभी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बोला था, तो वो बोन डेंसिटी हमारी बढ़ती है। कैल्शियम इंटेक हमारा, जो सप्लीमेंट्स या जो फूड के कारण हम लेते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी एब्जॉर्ब अच्छे से हो पाती है। तो एटलीस्ट वीक में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो। वो घर में अगर आपके पास डंबल्स ना हो तो आप पानी की बॉटल लेके भी वो सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं अपने क्लाइंट्स को वही सारी एक्सरसाइज प्लान जब देती हूँ तो मैं घर पे ही उनको वर्कआउट करने के लिए बोलती हूँ। मैं कहीं पे नहीं बोलती हूँ कि आप बाहर जाओ, जिम जाओ, ये सारी चीज़ें, बिकॉज आई एम नॉट ऑपोजिट ऑफ जिम। पर मेरे क्लाइंट्स के लिए क्या कंफर्टेबल है, वो कौन सी लाइफस्टाइल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट आई एम उनके लिए मैं कर सकती हूँ। कैन आई आल्सो से योगा? यस, 100%। योगा, सूर्य नमस्कार, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो मिक्स एंड मैच करो। जो भी आपकी पूरे वीक की, एटलीस्ट आप 5 डेज अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो एक दिन योगा करो, 2 दिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हो गई, 2 दिन वॉक करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, पर एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए वो सारी चीज़ें, कोई भी फिजिकल फॉर्म की एक्टिविटी कीजिए, ताकि आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो गए। जैसे कि कॉर्टिसोल और स्ट्रेस तो बहुत सारा हमारी बॉडी रिलीज करने लगती है बिकॉज ऑफ अवर एक्ट, पर हैप्पी हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, तो वो सारी चीज़ें भी हमें चाहिए ताकि हम पूरा दिन फ्रेशनेस और हमें एक हेल्दी पर्सन की तरह इम्पैक्ट करें। आपने ऐसे हैप्पी हार्मोन्स की बात की, तो क्या ऐसी भी हो सकता है कोई एक्टिविटी, देखो एक तो डाइट को हम अभी एक तरफ रखते हैं, मैं Yes. कहूँगा जैसा आपने कहा हैप्पी रहना बहुत जरूरी है, यस। ऐसी कुछ चीजें परस्यू करना, हॉबी, जिनको शायद आप पहले अपनी अर्ली स्टेजेस में कभी नहीं कर पाए, ये भी मैं कह सकता हूँ ये भी कुछ करना चाहिए या ऐसा। 100%, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं मेनोपॉजल फेज की बात करूं तो ये एज तब आती है वुमेन की लाइफ में जब उसके बच्चे टीनेज हो गए हैं या बड़े हो गए हैं। और आज तक तो आजकल कल्चर है कि बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, या फिर कहीं और बड़ी Maybe सिटी some में other चले city, जाते other हैं, state, या yes. हस्बैंड भी अपनी लाइफ में, बिजनेस लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं।
जो भी आप सोचते हो कि मैं लोनलीनेस फील करती हूँ, और ये सारी चीज़ें कब होती है जब आप घर में अकेले रहते हो, बट इंस्टेड ऑफ आपके पास अब टाइम है, पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बच्चों की, इन लॉज की, ये सारी चीज़ों पर अगर आपको अभी टाइम मिल रहा है तो यू शुड एक्सप्लोर, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर हॉबीज़, जो आपने पहले कहीं सपने में सोची थी कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो वो सारी चीज़ें आप अभी कर सकते हो। और वो ही सारी चीज़ों से आपके एक हैप्पी हॉर्मोन्स, आप नए फ्रेंड से मिलना शुरू करो, कहीं बाहर आना जाना शुरू करो, ताकि आपको एक एक तरह का रीजेन्युएटेड, वो बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में एक अलग तरह की स्प्रिंग, मेनोपॉज इज नोन एज अ सेकंड स्प्रिंग इन द वुमेन्स लाइफ। तो वो फेस को आप एंजॉय करो, कुछ नई चीज़ें सीखो, कुछ अपनी बॉडी के लिए, सेल्फ लव अपनी बॉडी के लिए डेवलप करना शुरू करो, सेल्फ केयर अपने लिए डेवलप करना शुरू करो, ताकि ये सारी चीज़ों से आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस, लुक 5 years यंगर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। राइट। एक और चीज़ जैसा आपने अभी जिक्र किया था, हैप्पी हॉर्मोन्स की हमने बात की। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, इन योर पर्टिकुलर केस, जैसे आप कंसल्टेशंस वगैरह देते हैं, इस फील्ड यस। में यू आर वर्किंग, ऐसी कुछ लाइव केस स्टडीज, मतलब विदाउट टेकिंग द नेम्स ऑफ कोर्स, यस यस। कि जिनकी जिंदगी में ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया, या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस था, यस यस। इट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको वो कैसे उससे उभर के आए, व्हाट यू गाइडेड, थोड़ा आप बता सकते हैं इस बारे में? या बेसिकली आई विल नॉट टेल द नेम, क्योंकि No, yeah, जो yeah, भी yeah. क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनको ऐसा होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखे ये Yeah, सारी चीजें। as I told you, you Yes. don't need to take the name, but Yes. still, we would like to hear some stories. यस यस। जो मैंने Transformations. अभी बात की थी, एक क्लाइंट थी मेरी, शी वॉज नियर अबाउट 45 एज। तो जो मैंने अभी बात की कि उसके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे, और एक ही साल में 2 बच्चे चले गए। उनके हस्बैंड भी बहुत बिजी थे उनकी बिजनेस लाइफ में, और होता है हस्बैंड के लिए भी एक दिस इज़ अ बर्डन, क्योंकि उनके भी एंड्रोपॉज फेस चल रहा है, जैसे हमारा मेनोपॉज चल रहा है तो उनका भी एंड्रोपॉज चल रहा है, तो Right. उनके बॉडी में भी हार्मोनल केओस चल रहे हैं। तो शी वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड, क्योंकि उसको बहुत लोनलीनेस घर में फील होता था, और बार बार उसको नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मैं कोई काम की नहीं रही हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई अब, क्योंकि जो सारा टाइम हमारा पहले बच्चे, हमारे काम पे, ये सारी चीज़ें चली जाती थी, तो एटलीस्ट ये एज पे हम अकेले हो जाते हैं। तो शी कंसल्टेड मी, मेरी फ्रेंड ने ही उसको रिकमेंड किया था। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वर्कड विथ हर 3 months। नॉट ओनली शी, वेट गेन वॉज, वेट लॉस वॉज हर आउटपुट, पर उसके साथ वो इतनी, मतलब धीरे धीरे मेरे साथ रह के आई गाइडेड हर, तो वो सारी चीज़ें, वेट लॉस उसका बहुत अच्छे से हुआ, हार्मोनल केओस जो उसकी बॉडी में था, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वो मैंने ऐसे टूल्स उसको प्रोवाइड किए जिसके कारण और आज वो बहुत हैप्पीली अपने मेनोपॉज को पेनफुल मेनोपॉज की तरह नहीं जी रही है, वो हैप्पी मेनोपॉज की तरह जी रही है। उसके आज बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, शी इज़ वर्किंग इन एनजीओ, और इस तरह का, क्योंकि वो अकेली थी इसलिए उसको चाहिए था कि कुछ करूं, तो फिर मैंने उसको रिकमेंड किया कि आप ऐसे कुछ एक्टिविटी शुरू करो, अपनी कोई हॉबी शुरू करो, तो शी स्टार्टेड वर्किंग इन एनजीओ, और आज Okay. वो बहुत हैप्पी। उसके कई बार मेरे स्टोरीज वगैरह में उसके मुझे रिप्लाईज आते हैं कि यस चैताली, यू गाइडेड मी, और ये सारी चीज़ें हुई है। नेक्स्ट इज एक पीसीओएस की मैं बात करना चाहूँगी। पीसीओएस गर्ल, शी वॉज नियर अबाउट 25 years। Okay. वो यहाँ पे अहमदाबाद में ही अकेले रहती थी, उनके फैमिली अलग रहते थे, फैमिली से अलग, शी वॉज वर्किंग ओवर हियर, तो जिसके कारण उसकी कोई डाइट, कोई लाइफस्टाइल, कुछ मतलब पूरा केओस हो गया था। तो एएमए में जब मेरा सेशन था, तब उसने मुझे वहाँ से कंसल्ट किया था। तो उसने बोला कि मैम, और उसके 1-2 साल पहले ही उसकी मॉम का डेथ हो गया था। Okay. या तो कंसल्टेशन में, फॉलोअप सेशन में ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से और इस तरह से पूछनी होती है कि उसको अंदर कोई क्या हो रहा है,
किसके कारण उसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें भी जाननी बहुत ज़रूरत होती है। तो वो ही सेशन में वो मुझे उसने बात की कि मेरी मॉम का डेथ हो गया और जिसके कारण अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। फैमिली बहुत अच्छी थी उसकी, बहुत सपोर्टिव थी, फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत लोनलीनेस अंदर से, बिकॉज़ लूज़िंग अ मदर इज़ ऑफ कोर्स। बहुत बड़ी बात है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे फॉलोअप सेशंस में, एवरी सेशंस में हम ऐसे सेशंस होते हैं, बिकॉज़ आई कस्टमाइज सेशन एज़ पर क्लाइंट, क्या उसको चाहिए इस तरह से, जैसे कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। स्लोली एंड ग्रेजुअली शी स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी, बिकॉज़ उसको बिल्कुल खाना ही अच्छा नहीं लगता था। जब भी वो खाना खाती थी तो उसको गिल्ट फील होता था। तो इस तरह के धीरे धीरे एवरी सेशन में एक अपग्रेडेशन हम बोल सकते हैं कि 3 मंथ्स के जो सेशंस होते हैं इसमें काफ़ी कुछ, एवरी 15 डेज एक सेशन होता है वन ऑन वन, जिसमें मैं और वो, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें किसी के, सिर्फ जूम कॉल पे हम लोगों का ही सेशन होता है। आई गाइडेड हर, और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका पीसीओएस का प्रॉब्लम, बिकॉज शी वॉज, उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जब मेडिसिन ले तभी उसके पीरियड्स आते थे। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका आ पाया, बिकॉज ऑफ बहुत सारे हमने सेशंस ऐसे किए, एक्टिविटीज़ ऐसी की, टूल्स आई प्रोवाइडेड हर, कि जिसके कारण उसका वेट लॉस हुआ। हार्मोनल जो केओस था बिकॉज ऑफ पीसीओएस, उसको वो भी बैलेंस हुआ, और एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स उसका एक नोट आया था जिससे मेरे गूज़बम्प ऐसे मतलब हो गए कि, और ये सारी चीज़ों, जब भी हम किसी को हेल्प करते हैं ना, तो यूनिवर्स अपने आप अपनी हेल्प करने लगता है। तो बस ऐसा फील होता है कि जब भी कोई वुमन का मतलब ऐसा थैंकफुल मैसेज आता है कि कोई ऐसी चीज़ होती है, तो मुझे वो अंदर की जो फीलिंग होती है कि नहीं, येस आई हैव डन समथिंग गुड फॉर अदर्स, की इस तरह की फीलिंग होती है। और ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ है, पर कुछ केस स्टडीज ऐसी होती है जो याद हमारे, रह जाती है। यस, और वो गर्ल आज भी मेरे कांटेक्ट में है। उसको कभी भी किसी तरह का हेल्थ या कोई इश्यू होता है तो शी डायरेक्टली कंसल्ट मी, और शी इज मतलब बहुत फैमिलियर हो गई है मेरे पास रह के। Got और it. जब भी मैं उसको मिलती थी तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि एटलीस्ट जब भी 40 मिनट्स जब वो मेरे पास होती है तो एटलीस्ट उसके लिए कुछ ऐसी फीलिंग ना आए कि जो उसको हर्ट हो या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि जो पेन से वो गुजर रही थी बिकॉज ऑफ और लॉस ऑफ और मदर, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती है। मतलब ये एक डीप एनालिसिस है, जैसा आपने जिक्र किया कि अगर आपके पास कोई भी एक केस स्टडी आती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डाइट प्लान, इट्स ऑल्सो Yeah. अबाउट द मेंटल, क्योंकि ये मेंटल फिजिकल, क्योंकि एवरीथिंग अल्टीमेटली इट्स कनेक्टेड टू योर ब्रेन। तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ता है। ओनली डाइट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओनली कुछ एक्सरसाइज इज नॉट गोइंग टू वर्क, या कुछ ऐसी एक चीज़ पे हमें फोकस नहीं करना होता है। हमें सारी चीज़ों को खंगाल के निकालना पड़ता है उनमें से, कि क्या चीज़ें ट्रिगर करती है जिसके कारण हार्मोनल होता है और जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती है। तो नॉट ओनली डाइट, लाइफस्टाइल, उसके साथ साथ हमें उसके इमोशंस, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला, यस, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। पूरा बैकग्राउंड स्टडी करना Yes, पड़ता है, क्योंकि yes. कहीं ना कहीं आपने एक डाइट बना के दे दिया बट मेंटली Yeah. आराम, मतलब वो स्थिरता नहीं है तो फिर वो उसका असर नहीं अगर पड़ेगा। वो मेंटली डिस्टर्ब है तो वो चाहे कितना भी डाइट करे उसके लिए काम नहीं होने वाला है। अगर वो डाइट अच्छे से ले रही है पर मेंटली और फिजिकली मतलब उसके इमोशनली ट्रिगर कोई पॉइंट्स होते हैं, तो भी वो कुछ कितनी भी एक्सरसाइज कर ले कुछ भी काम नहीं होने। तो जब आप कॉम्बिनेशन करोगे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ, तभी आपकी होलिस्टिक अप्रोच जो आप बोलते हो वो हो जाएगा। इसमें फिर फैमिली हिस्ट्री भी तो आप कभी कभी आप पूछते होंगे, या फैमिली हिस्ट्री। 100%। जो कंसल्टेशन कॉल मेरा मतलब होता है वो 45 के मिनट्स के आसपास होता है। उसमें सारी डिटेल एनालिसिस ऑफ हर लाइफस्टाइल, उसके आगे पीछे की सब कुछ मुझे उसको पूछना पड़ता है। एंड ऑनेस्टली अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, बिकॉज उनको एक कॉन्फिडेंस का इश्यू होता है, बट 100% जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है दैट
आर गोइंग टू रिमेन Of course. कॉन्फिडेंशियल ओनली. Of course. सो एक बार उनको बात करते हैं, फिर उसको थोड़ा मतलब वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं. एक दो सेशन में ऐसा होता है, बाद में दे आर ओपनिंग अप और धीरे धीरे मुझे भी चांस मिलता है कि मैं किस तरह से उनको गाइड कर सकूं. राइट. एक और चीज़ है, मैं आई हैड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ये जो PCOS, PCOD, इसके अर्ली साइंस हो सकते हैं या फिर मेनोपॉज, चाहे जो भी स्टेज हो, इसका असर आपने कभी ऐसे देखा रिलेशनशिप पे पड़ा हो? यस, 100%. जब भी कोई मतलब ड्यूरिंग चलो फर्टिलिटी की हम बात करते हैं, तब ऐसी कोई चीज़ें होती है तब फैमिली सपोर्ट अच्छा होता है, हस्बैंड का भी सपोर्ट अच्छा होता है. फर्टिलिटी का इश्यू होता है तब, क्योंकि वो फेस ऐसा होता है कि हम भी अपने आप पे कॉन्फिडेंट होते हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चलो हम किसी के, बट आई कैन से आफ्टर 45 के आसपास जब वुमेन मेनोपॉज स्टेज में होती है, तब रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होते हैं. बिकॉज इंटीमेसी का प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज ऑफ लो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उसकी इंटीमेसी, लो लिबिडो जो हम बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. उसको अच्छा नहीं लगता, आई कांट से कि अच्छा नहीं लगता, बट उसकी वो अंदर से ही उसको वो फीलिंग नहीं आने लगती है. तो वो सारी चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट करता है. दूसरा मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ों पे भी अगर हम इम्पैक्ट करें तो ये फैमिली में हस्बैंड के साथ बहुत इम्पैक्ट होने लगता है. क्योंकि किसी के भी हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी वाइफ बहुत चिड़चिड़ी हो. ऑलवेज हस्बैंड को ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ गुड लुकिंग हो, बहुत फिट एंड फाइन हो, पर ये फेस पे उसका वेट गेन हो जाता है, उसके स्किन पिगमेंटेशन, हेयर प्रॉब्लम्स, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली तीनों से वो लो हो जाती है. और घर में अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता, हस्बैंड अगर उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ उसको बार बार टॉर्चर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ तू मोटी हो चुकी है, तू ये नहीं करती है, घर में आलसी हो चुकी है, ऐसी सारी चीज़ें जब सुनने को मिलती है तो वुमन टोटली क्रैश डाउन हो जाती है. और अगर मैं बोलूँ कि 40 to 60% डिवोर्स का प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग दिस एज, वो मैनो डिवोर्स करके होता है कि बिकॉज ऑफ मेनोपॉजल हार्मोनल केओस हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करते हैं वाइफ को, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण उनका डिवोर्स हो जाता है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत होते हैं ये एज पे, बिकॉज जो उनको घर से नहीं मिलता है तो वो बाहर ढूंढने लगते हैं. और बस वही है कि यहाँ पे एक ही मैसेज है कि ये फेज चला जाएगा, आपकी लाइफ में भी चला जाएगा. तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ रह के एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है. इनफैक्ट जब एक कॉलम आता है ना, व्हेन यू पुट दिस दैट आई एम एम्प्लॉयड और आई एम वर्किंग, तो जब कोई हाउसवाइफ लिखता है तो दैट्स लाइक यू आर सुपर एम्प्लॉयड. आप घर संभाल रहे हो, खाना बना रहे हो, एवरीथिंग, घर का पूरा इकोसिस्टम आपके हाथ में है. यस, 100%. तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. कोई भी वुमन हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमन हो, शी इज़ अ ब्रिलियंट. और वो 100% अपना देके सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग. आज आप एक दिन अगर वो आपके घर में या ऑफिस में नहीं होगी तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा केओस आपकी घर में हो रहा है. तो एटलीस्ट कोई भी वुमन हो, इवन हाउसवाइफ, वर्किंग, जो भी हो, सपोर्ट इज़ नेसेसरी. ऑफिस में भी ड्यूरिंग दिस फेज बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको, कि उनके Colleagues वगैरह, या वो तो फिर एक राउंड होता है ना, Yes. जबकि जब वो एक ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता तो है, ये सारी चीज़ों में भी उसको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलनी चाहिए. बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी मेनोपॉज के लिए कुछ मतलब ऐसी कोई अभी इतनी अवेयरनेस ही Guidelines नहीं भी है, तो नहीं है या ना, गाइडलाइंस guideline. नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. बिकॉज शी इज, उसकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, शी इज ओनली हैंडलिंग दैट. तो Right. एटलीस्ट सपोर्ट आप करो. चलो कुछ ना कर सको तो एटलीस्ट सपोर्ट करो. और रिलेशनशिप में हस्बैंड को तो सपोर्ट करना ही चाहिए. वाइस वर्सा, सेम सिचुएशन अगर हस्बैंड की भी, बिकॉज दिस फेज इज ऑफ एंड्रोपॉज ऑल्सो. अगर आपके हस्बैंड का फेज भी एंड्रोपॉज का चल रहा है तो वाइस वर्सा वाइफ को भी सपोर्ट करना चाहिए. बिकॉज सपोर्ट इज सच अ सिस्टम कि जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो तो लाइफ आपकी अच्छे से पैरेलल चली जाएगी. वरना अगर गाड़ी का एक पहिया
आगे पीछे हो गया तो फिर कार कैसे चलेगी? सबकी सहमति, सबका कोऑर्डिनेशन, Yes. कोऑपरेशन ये ज़रूरी है। Yes. जैसा आपने कहा कि अगर आपकी कैसे कोई कंसल्टेशन में काफ़ी बार फैमिली मेंबर्स आते हैं या हस्बैंड आते हैं, पार्टनर। कई बार आप नहीं मानोगे कि जब भी कोई डीएम आते हैं इंस्टा पे तो हस्बैंड के डीएम आते हैं कि मैम मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो किस तरह से हम आपका कंसल्टेशन ले, किस तरह से। तो मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ की तरफ से ऐसे मैसेज करते हैं। सो एनीवेज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं इसको अगर हम ऐसे समराइज कर सकते हैं कि एट द एज ऑफ मे बी 40s और मे बी लेट 40s या जो भी हो, एनी वुमन हु वांट्स टू लुक 5 years यंगर, सबसे पहले 3 स्टेप क्या होने चाहिए? सबसे पहले होने चाहिए फिट, फाइन एंड फैबुलस। फिट मतलब आपका डाइट अच्छे से होना चाहिए, फाइन मतलब आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और फैबुलस, फैबुलस भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फिट एंड फाइन है, बिकॉज अच्छा दिखना वो आपको कॉन्फिडेंट देगा। अगर आप अपने आप को सेल्फ ग्रूम रखोगे, अपने सिम्टम्स को इग्नोर किए बिना उसके लिए आप कुछ काम करोगे, तो ऑलवेज यू आर गोइंग टू लुक यंग एंड फ्रेश। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़, एजिंग को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर मैं 50 इयर्स की हूँ तो मैं 20 इयर्स की दिखूंगी, नहीं। बट आई शुड लुक ग्रेसफुल एट द एज ऑफ 50s। माई ड्रेसिंग, माई हेयर, माई स्किन शुड लुक कि मुझे ऐसा, वो कंपटीशन में मॉडल नहीं बनना चाहती हूँ, बट एटलीस्ट मैं अपने लिए, हर एक वुमन को ऐसा होना चाहिए कि अपने लिए कुछ ऐसा सेल्फ डेवलप करे, सेल्फ लव डेवलप करे, सेल्फ केयर करे, ग्रूमिंग पे ध्यान दे, और अलॉन्ग विथ अ डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो आप 100% 5 इयर्स आपकी एज है, उससे 5 इयर्स अंदर आप दिखोगे ही दिखोगे। और एक और चीज़ है, जैसे आपने जिक्र किया, लॉट ऑफ वुमेन दे कंसिडर दीज चेंजेस एज कि ये तो यार एजिंग का पार्ट है। ये भी एक चीज़ काफ़ी खतरनाक हो सकती है। आपने एजिंग को समझ के बस इग्नोर करते चले गए until then the worst stage comes। या 100%, जब आप कोई भी चीज़ अगर आप इग्नोर करते जाओगे, अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सारे सिम्टम्स इग्नोर करूंगी मैं, तो आगे जाके आगे बड़े प्रॉब्लम आने ही वाले हैं। और नॉट ओनली फिजिकली, जैसे कि मैंने बोला, इमोशनली, मेंटली, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी अफेक्ट होती है तो वो आपका करियर, आपका वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप, चारों पे वो इम्पैक्ट करती ही करती है। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी मैंने आई हैव हर्ड दीज पर्टिकुलर टर्म्स कि देयर इज वन प्रोसेस या प्रोसीजर, HRT, वो करवाते हैं। तो क्या होता है, क्या आपको इसके लिए कोई इस तरह का प्रोसेस करवाना चाहिए? अपनी लाइफस्टाइल से भी चेंजेस कर सकते हो आप ये? या HRT मीन्स हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इज टोटली मेडिकेटेड फॉर्म। जनरली मेरा वो पार्ट नहीं होता है, बट आई कैन से समथिंग रिलेटेड कि मेरा टोटली फूड एज मेडिसिन कॉन्सेप्ट है। तो मतलब फूड से, डाइट से मेरी सारी चीज़ें होती है। पर जब हम बायोकेमिकल रिपोर्ट्स करवाते हैं, अगर बहुत सीवियर केओस है, उसमें बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस या डेफिशिएंसी इस तरह का है, और वो सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से ठीक नहीं होगा, तो दे नीड अ मेडिकल हेल्प ऑल्सो। और वहाँ पे वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी उसके लिए काम करेगी। गायनेक के जब पास जाओगे तो ये सारी चीज़ें वो HRT, या अगर बहुत सीवियर फॉर्म में है तो HRT लेना ही पड़ेगा, वरना वहाँ पे भी गायनेक भी आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल से ही मॉडिफाई करने को बोलेंगे, अगर बहुत सारा सीवियर नहीं है तो। हाँ, अगर ये नेचुरल प्रोसेस से हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल से हो सकता है, तो इट्स द बेस्ट थिंग। मतलब जितना जल्दी आप जागोगे उतना जल्दी आपका हेल्थ आपके हाथ में है, इस तरह की बात है। राइट, राइट। एंड ऑफ कोर्स हेल्थ इज वेल्थ अल्टीमेटली। या 100%। डेफिनेटली। सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड वेरी इंसाइटफुल। जो हमने कई चीज़ों पर डिस्कस किया, खास करके मेनोपॉज, PCOS, PCOD, इसके अर्ली साइंस क्या होते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे इफ़ एनीवन वांट्स टू कम इन टच विद यू एंड जो आज जैसा कि आपके लोग आपको इंस्टाग्राम पे DM करते हैं, या यू हैव एनी सर्टेन वेबसाइट, इफ यू कैन जस्ट मेंशन अबाउट दैट। या चैताली खमार करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, chaitalikhamaar.com मेरी वेबसाइट है, जहाँ पे बहुत सारा ऐसा स्टफ मेरा रिलेटेड टू वुमेन्स हॉर्मोन्स ही होता है, रिलेटेड टू PCOS, मेनोपॉज, तो दे कैन कनेक्ट मी देयर। और इसके साथ
बिकॉज आई एम इन दिस पॉडकास्ट और जो व्यूअर्स इसके लिए उनके लिए एक खास गिफ्ट मैं ले आई हूँ. सो आई एम प्रोवाइडिंग अ ई बुक रिलेटेड टू हाउ टू बैलेंस हॉर्मोन्स by diet and lifestyle modification specifically for the viewers of this podcast. Okay, so it's a free book you are Yes, providing to the yes. viewers of this podcast. तो उसका of course definitely हम लिंक जो है वो हमारे इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में होगा, और जहाँ भी आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, even if you are listening it on Spotify or whatever platform, there will be a link where you can just download this ebook. आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं. And if I'm not wrong, for the consultation, if they want to get in touch with you, तो वो इंस्टाग्राम से आपके टच में आ सकते हैं, और वेबसाइट आपकी जो है उसको विजिट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स वी विल शेयर द नंबर ऑल्सो जिसपे वो आपके संपर्क में आ सकते हैं. सो लवली टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड Thank you. इट्स ग्रेट टू हैव यू. Yes, thank you.